हेलो हेलो। आ जाओ मैं फटाफट सी। बहुत बढ़िया। राम राम जी सारे ने। मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब्स टारगेट ऐप पर भरी दोपहरी में 3 बजे के इस बढ़िया से समय के ऊपर आप सभी का फिर तो स्वागत करो। सुना दो क्या अंदर आ जाओ फटाफट सी। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, आप इन एनिमल हस्बेंड्री की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और इस सीरीज के अंदर हमारी 10 क्लास से हो चुकी है। आज हमारी 11वें नंबर की क्लास है जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा पशु आहार। यानी कि पशुओं को किस टाइप का आहार दिया जाता है, किस टाइप का भोजन दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया गाय हैं, जैसे एक तो मतलब भाई गाय प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के टाइम पर कितना भोजन देना है गाय को, नॉर्मल शुष्क पदार्थ कितना देना है, अलग अलग टाइप का क्या है भोजन दिया जाता है। जो भी भोजन आप देते हैं उसको पशु आहार बोलते हैं। और पशुओं को जो आहार मिलता है भाई, ये उनकी उम्र के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उनकी डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, शरीर का वजन कितना है, काम कितना कर रहा है पशु। ठीक है, इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार पशुओं को दाने, जो अपने दाने हो नॉर्मल, उनका दलिया खिलाकर भी मतलब बनाकर खिलाया जाता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी एक बार के लिए। तो पशु आहार हमारा किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया। हर एक पशु का आहार क्या है भाई, पशु की उम्र और आवश्यकता अनुसार अलग अलग होता है। लिखेंगे सभी साथी, हर एक पशु का आहार, पशु का आहार, पशु की, आज टॉपिक पूरा हो जाएगा अपना पशु आहार वाला। पशु की उम्र एंड आवश्यकता अनुसार क्या होता है, अलग अलग होता है भाई। एक छोटा पशु है, अरे अपना इंसान ना की हिसाब से देख लो, अगर छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को कम भोजन की जरूरत होती है, बड़ा आदमी हो रहा है मेरे वर्गा, उसना ज्यादा भोजन की जरूरत हो है। ठीक है, तो यानी वो शरीर वाइज कितना लंबा ठाडा आदमी है, कितना मरीब कैंचले कैंचले बालक भी हो, जमा सिंगल हड्डी, वो थोड़ा सा 2 रोटियां में बस और कौन खाया जाता, पेट पैटना हो गया, तो सारी डाल के इंसान हुआ है। मानो यह बात। तो उस आधार पर सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपका जो पशु है उसका साइज क्या है, उसकी उम्र क्या है, ठीक है, उसकी डिमांड क्या है, किस टाइप की उसके शरीर को आवश्यकता है। ठीक है जी। इसके अलावा पशुओं को क्या है, पशुओं को दानों का दलिया बनाकर भी खिलाया जाता है भाई, दलिया बनाकर भी खिलाया जाता है। ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी, इसमें भी कोई 2 या 3 राय नहीं है। ठीक है भाई, क्या हुआ, राम राम भाई, राम राम विकास। मोहित भाई आपकी 87 वीडियो 30 PYQ 10 रेलवे की PYQ वाली वीडियो CET के लिए काफ़ी है भाई। शुभम सैनी काफ़ी है, चल जाएगा काम उसमें। ठीक है, अंकित हेलो सर, राम राम। बोलो भाई अंकित कुमार, क्या समस्या है। अब देखो भाई, अब हम लोग देखते हैं भाई किस पशु के आधार पर कैसे कैसे हम लोग खाने का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हम लोग लिखते हैं गाय, ठीक है, एक तरफ लिखते हैं भैंस या फिर संकर गाय। संकर गाय का मतलब समझते हो, संकर गाय का मतलब ऐसी गाय जो कि 2 अलग अलग ब्रीड के मिक्सचर से तैयार हुई हो। ठीक है भाई, 2 अलग अलग जो ब्रीड है उनका जो क्रॉस होया, उसके बाद तीसरी नई गाय बनेगी, उसको संकर गाय बोलते हैं। या फिर जो भैंस होती है वो, ठीक है, इन दोनों को कैसा आहार देना चाहिए, इन दोनों को एक जैसा आहार देना चाहिए। और जो गाय है, गाय को अलग आहार देना चाहिए। वो हम लोग देखें किसको कितना क्या कुछ देना चाहिए। ठीक है जी। अब हम लोग देखते हैं हमारा जो इसके अंदर पहला फैक्टर होगा वो होगा कि कुल शुष्क पदार्थ की आवश्यकता। कुल शुष्क, शुष्क का मतलब समझ गए, जो नॉर्मल सूखा भोजन है, जो सैनी होगी, जो अगर सैनी को नहीं गेड़ा करा पी तूड़ी। ठीक है, तो कुल शुष्क पदार्थ की आवश्यकता भाई अपने बताना पशु वाइज कौन से पशु को शुष्क पदार्थ की कितनी आवश्यकता होती है। ये चीजें याद रखनी है, एग्जाम के अंदर आती है। ठीक है जी। गाय जो होती है, गाय को क्या है 2 से 2.5 किलो पर 100 किलोग्राम बॉडी वेट। ये मैंने जब आपको गाय का टॉपिक करवाया था तब भी करवाया था, हाँ जी बिल्कुल करवाया था। यानी गाय को 2 से 2.5 किलो सूखे यानी शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है पर 100 kg बॉडी वेट।
इसका मतलब समझ गए। यानी अगर गाय का वेट आपका 100 किलो है तो उसको 2 से 2.5 ग्राम आपके सूखे पदार्थ की जरूरत होगी। गाय का वेट 200 किलो है तो उसे 5 से उसको मतलब कि 4 से 5 किलोग्राम क्या है आपके सूखे पदार्थ की जरूरत पड़े। यानी 100 किलोग्राम वेट के हिसाब से चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। मान लिया 400 किलो बॉडी वेट है तो उसे 8 से 10 किलो क्या है आपके सूखे पदार्थ की जरूरत होगी। यह आपसे पूछा गया था हरियाणा पुलिस के अंदर भी, याद कर लो कि एक गाय का वजन 400 किलो है तो उसे कितने शुष्क पदार्थ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब जिसको पता है इस रूल का वो इजीली बता देगा, जिसको नहीं पता वो पेपर का मुंह भाई देखी जाएगा। ठीक है जी, चीजें समझ में आएगी। भैंस या संकर गाय की बात करें तो इसमें 2 का नहीं, इसमें सिर्फ 2.5 का होता है। 2.5 kg पर 100 kg बॉडी वेट, यानी 100 किलोग्राम बॉडी वेट के ऊपर 2.5 किलोग्राम हमें सूखे पदार्थ की आवश्यकता होती है। ठीक है, भैंस या संकर गाय के केस में इसमें 2 से 2.5 किलो, ये डिफरेंस है, डिफरेंस याद रखना। ओके जी। सेकंड फैक्टर आता हमारा इसके अंदर जीवन निर्वाह आहार। जीवन निर्वाह आहार का मतलब भाई नॉर्मल अपना जीवन जीना है। ठीक है, पशु ना अपना नॉर्मल भाई 2 टाइम का खाना मिल जाए, पशु ना दूध दाद कौन देना, यो वो केस है जीवन निर्वाह आहार का। मतलब समझ गए, मतलब जब जिस टाइम पशु है भाई भी टाइम आ गया, मान लिया पशु ने दूध देना बंद कर दिया, आगा की होने लगी, प्रेग्नेंट हो गई है आगा की, ठीक है, उसने बालक कौन जा मैं दूध देना बंद कर रही है, तब उसको हम लोग देते हैं जीवन निर्वाह आहार। भाई नॉर्मल बस इसका जीवन चाल ही जाएगा, घना आप इसकी डाइट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि दूध तो देने दी को नहीं। ठीक है, तब ऐसे केस में हमें इसको क्या कुछ देना चाहिए वो भी आपसे पूछा था। गाय को क्या है 4 किलो भूसा प्लस 1 किलो दाना, 4 kg भूसा प्लस 1 kg दाना, यह दिया जाता है गाय को भाई जीवन निर्वाह नॉर्मल गुजारा करने खातर। ठीक है, यहां पर हम लोग देखेंगे 4 से 6 kg भूसा प्लस यहां पर कितने किलो दाना था, 1 किलो था तो यहां पर डबल हो जाएगा 2 किलो दाना, 2 किलो दाना। ठीक है, क्योंकि ये समझ लो ना, मैं गाय या 2 गाय का मिक्सचर है ना, एक गाय तो सिंपल 1 किलो दाना खावा है, 2 गाय तो भाई 2 किलो दाना खाओगे क्योंकि 2 गाय का मिश्रण है। ठीक है, 4 किलो भूसा दाढ़ 6 किलो मैस थोड़ा फालतू भूसा खावा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। ओके जी, याद रह जाएगी, चीजें दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है, अब इसी के अंदर आगे हम लोग और डिवाइड करते हैं, यही टेबल आगे चलेगी अपनी, एज इट इज लिख देता हूं यहां पर, वही गाय भैंस या संकर गाय, संकर गाय। अब जो थर्ड फैक्टर आता हमारे पास वो आता हमारे पास उत्पादन राशन। उत्पादन राशन कैसे जी, मतलब कि ये जितना दूध देती है उसके हिसाब से इसको जो राशन देते हैं उसको बोलते हैं उत्पादन राशन। भैया गाय है कितना दूध देव है उस हिसाब तक क्या है इसको राशन दिया जाएगा। कैसे, जैसे 1 किलो जो दाना है वो क्या प्रति 2.5 लीटर दूध के ऊपर दिया जाता है। यानी अगर एक गाय है 2.5 किलो दूध देने लग रही है तो उसको हम लोग क्या है 1 किलो दाना देंगे। 5 किलो दूध देगी तो 2 किलो दाना, 7.5 किलो दूध देगी तो 3 किलो दाना, 10 किलो दूध देगी तो 4 किलो दाना। चीजें समझ में आई, यानी क्या है हम लोग 1 किलो दाना देंगे, 1 kg दाना पर 2.5 लीटर दूध उत्पादन। ठीक है, यानी 2.5 लीटर दूध उत्पादन के ऊपर हम इसे 1 किलो दाना देवाएं खाना। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। यहां पर जो भैंस या संकर गाय का जो दूध होगा, संकर गाय होगी, इसमें हमें ज्यादा दाना देने की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा दाना देने पड़ेगी तो यानी दूध की मात्रा हमें कम करनी पड़ेगी। इसके अंदर भी सेम सिस्टम रहेगा, बस 2.5 लीटर दूध की जगह आपको 2 लीटर दूध लेके चलना है। ठीक है, वही हमारा 1 kg दाना दिया जाएगा, 1 kg दाना पर 2 लीटर दूध उत्पादन। ठीक है, यानी प्रति 2 किलो दूध के उत्पादन पर इसको 1 किलो दाना दिया जाएगा। ओके जी। चौथा और लास्ट आता हमारे पास गर्भावस्था राशन। जिस टाइम मान लो ये हमारी गां है या जो ये भैंस है इसने गर्भ धारण कर रखा है, तो ऐसे केस के अंदर हमें उसे कितना राशन देना चाहिए गर्भावस्था की स्थिति में। भाई इसके पेट में बच्चा है, उसके बच्चे को भी मतलब अच्छा सारा खाना होना चाहिए। तो उसके अंदर देखो भाई, अगर सिंपल गाय है तो 1.25 किलो 1.25 kg दाना देना चाहिए भाई, दाना। ठीक है, कितना 1.25 किलो हमें इसको दाना देना चाहिए अगर सिंपल गाय है तो प्रेगनेंसी की अवस्था में। यहां पर हम लोग देखें तो 1.25 किलो यानी 1.75 kg हमको दाना देना चाहिए भाई। ठीक
ठीक है, बस इतना यहाँ पर बॉडी वेट का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये प्रेगनेंसी है तो इतना दाना तो देना ही देना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे पास अगला जो आता है फैक्टर, वो आता है भाई बैल का आहार। बैल का मतलब समझ दे, बैल का मतलब है जो आपका जो गाय है, गाय का हस्बैंड, जो गाय का हस्बैंड है, इसको जो आहार मिलता है, जो भोजन मिलता है, वो कैसे मिलता है? वो मिलता है भाई इसके कार्य के हिसाब से। बैल को जो भी खाना मिला वो किसके कार्य के आधार पर मिलता है। 3 टाइप का खाना होता है इसका। जैसे भाई ऐसे बैल जो कि सिर्फ अड़का काम करें, अड़का काम का मतलब नॉर्मल सिर्फ रोटी डोली, ये अड़का काम है। ठीक है भाई, नॉर्मल काम है। ठीक है, इस खातर मान लिया हम इसको देंगे 1 से 1.5 किलो पर डे खाने का सिस्टम। ठीक है जी। दूसरा मान लिया हमने भाई एक मध्यम कार्य करे, मीडियम लेवल का, थोड़ा बहुत खेत का भी कर ले है, मतलब नो रोटी बा रोटी भी लिया और 1 आधा किला भी बाय दे है। ठीक है, उस केस में उसको हम लोग 2.25 किलो के करीब देंगे 1 दिन का दाना वगैरह। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है जो बहुत ज्यादा भारी कार्य करा है, मतलब अच्छे रोटे डोवे, खेत का काम भी करा है, ठीक है, कोल्लू भी चलाव है, बहुत सारे काम करो, उसकी देवा 3 से 4 kg पर डे। चीजें समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, आगे। तो बैल का आहार क्या होता है? कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर दिया जाता है भाई। ठीक है, कैसे जी? कार्य के आधार पर कैसे? जैसे हमने इसको 3 भागों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, पहला हो गया हमारे पास जो हल्का कार्य करते हैं, हल्का कार्य, ऐसा बैल। जो मध्यम कार्य करे वैसा बैल, और जो भारी कार्य करे। ठीक है, तो 3 श्रेणियों के अंदर हमने बैल के काम को बांट दिया है। इस हिसाब से हमें इसको भोजन देने की जरूरत है। ठीक है जी। जो हल्का काम करे उसको कितना? 1 से 1.5 किलो, 1 से 1.5 kg पर डे हम लोग क्या उसको भोजन देंगे। ओके जी। जो मध्यम कार्य करेगा उसको 2 से 2.5 kg पर डे देंगे। ठीक है, और जो भारी कार्य करेगा उसको 3 से 4 किलो पर डे का हम इसको राशन देंगे ही देंगे। तो इस हिसाब से क्या आपका बैल का खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके जी, चीजें समझ में आगे चलूं भाई? बताओ भाई। सर जी, जनवरी में एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट हो, जनवरी में अमित कुमार मैंने कोई हफ्ता में पूरी हो जाएगी। आज क्या तारीख हुई है? 19 तारीख होगी आज, इसमें देखिए 19 तारीख हुई आज। 19, 20, 21, 22, 23, 24 इस हफ्ता में पूरी हो जाएगी भाई। जनवरी क्यों बात कर रहा है? इस हफ्ता में पूरी हो जाएगी। ठीक है, यो रह रहा है इसका पाछा अपना बीमारियां का रिलेटेड टॉपिक भी रह रहा है, एक दूध का टॉपिक रह रहा है, एक मुर्गी पालन का रह रहा है। सारी 4 क्लास और होनी है भाई। ठीक है, 3 ये एक तो आज होगी, 3 और होनी रह रही है बस। ठीक है, 22 या 23 अलग हो जाएगा पूरा पशुपालन। उसका पाछा फिर स्टार्ट कराएंगे एग्रीकल्चर 26 जनवरी से। ठीक है, 25 का है क्या संडे? 25 का होगा। ठीक है भाई, 26 जनवरी से करेंगे अपना कौन सा एग्रीकल्चर वाला टॉपिक शुरू। और एग्रीकल्चर वाला टॉपिक भी समझ लो सारा हफ्ते का काम है, सारा हफ्ता का। ठीक है, मोटा मोटा 2-3 फरवरी अलग एग्रीकल्चर निपटाए जाएंगे। फिर बचा था हरियाणा पुलिस एक्ट। हरियाणा पुलिस एक्ट की 3 क्लास तो मैं ले चुका, 3 क्लास और थ्योरी पूरी हो जाएगी। और फिर एमसीक्यू मोटा मोटा 10 फरवरी अलग भाई सारा है पूरा करवा दूंगा मैं। एनिमल हस्बेंड्री भी पूरी हो लेगी तारीख, कृषि भी पूरा हो लेगा, एक्ट भी पूरा हो लेगा, सारा हो लेगा मोटा मोटा 10 फरवरी लग। घना लंबा। रोड सेफ्टी नहीं है भाई प्रीति अब की बार सिलेबस में, रोड सेफ्टी नहीं। आप सिलेबस को ध्यान से खोल के देखो प्रीति कुमारी, अब की बार रोड सेफ्टी का कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, ओके ठीक है भाई, इतनी चीजें क्लियर है ना सभी साथियों के? हाँ जी क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ एक तथ्य देखेंगे। ठीक है, 4 तथ्य हैं, घने लंबे चौड़े को नहीं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कुछ इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट हैं जो कि हमें देखने हैं। अब वो फैक्ट कौन कौन से हैं? पहला फैक्ट तो ये हमारा, जो भी प्रेग्नेंट गाय होगी उसको उसके शरीर के बाहर का 2 से 2.5% क्या है हमें शुष्क पदार्थ है चारे या दाने के रूप में देना चाहिए। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, अभी जैसे जो हमने पढ़ा था इधर तो क्या था, गर्भावस्था जो गाय है उसको से सिर्फ हमने राशन देखा था, दाना। ठीक है, मैंने शुष्क पदार्थ
ऊपर देखा था ये रहा 2 से 2.5 kg, ठीक है। वही सेम सिस्टम है, मतलब यहां पर अब परसेंटेज के अंदर बात होने लगी, ये किलोग्राम है, अब परसेंटेज के हिसाब से कितना है गर्भावस्था गाय को शरीर के बाहर का, मतलब जो बाहर है, जैसे हमने उसके अंदर नहीं देखा था यार, मैंने आपको गाय वाले टॉपिक के अंदर करवाया भी था, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा भी गया था 400 किलो गाय को कितने मतलब कि शुष्क पदार्थ की जरूरत है, गर्भवती गाय थी, तो याद करो मैंने बताया 2 से मतलब 2.5% फॉर्मूला बता था, गाय का वजन गुणा 2.5%, याद करो गर्भवती गाय के टॉपिक में सबसे लास्ट पॉइंट मैंने आपको यही बताया था, याद आया होगा, हाँ जी ठीक है। मतलब यही कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताया गया, जो मैंने आपको टेबल सी बनवा के करवाया ना, इसी कंसेप्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया गया। लिखेंगे सभी साथी, गर्भवती गाय को शरीर के भार का 2 से 2.5%, ये तो हो गया 2 से 2.5 किलो पर 100, अरे पर 100 का मतलब परसेंटेज ही तो होता है, यही तो हो गया 2 से 2.5 kg पर 100 kg, पर का मतलब क्या होता है, परसेंटेज ही तो होता है, पर 100 का मतलब है, परसेंट का मतलब क्या था, पर 100, हमने ये नहीं देखा परसेंट, मान लिया 5%, 5%, सेंट का मतलब 100, 5/100, तो यही तो है, ये 2 और 2.5 kg, इसका मतलब यही तो है भाई 2 पर 100, ठीक है, तो परसेंटेज ही तो हो गया। चीजें समझ में आई, जिनका मैथ थोड़ा ठीक है उनका चीज समझ में भी आएगी, होगी कोई मुश्किल की बात कौन, वाह चीजें ना घुमा के दे रखी है वैसे, ठीक है। तो गर्भवती गाय को क्या शरीर के बाहर का 2 से 2.5% क्या है, शुष्क पदार्थ, 2.5% शुष्क पदार्थ है, चारे या दाने के रूप में हमने देना चाहिए, चारे या दाने के रूप में देना चाहिए भाई, ठीक है, ठीक है जी, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद ऐसी गाय जो कि 15 किलो दूध देने लग रही है, ठीक है, ऐसी गाय जो कि 15 किलो दूध देने लग रही है, उसको भाई 2/3 तो ऐदलहनी, ऐदलहनी का मतलब जो दलहनी फसल होती है, ऐदलहनी फसल, ऐदलहनी, और जो बच गया हमारा 1/3 भाग दलहनी चारा खिलाना चाहिए, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, 15 kg दूध देने वाली गाय को, ये प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है, देने वाली गाय को 2/3 भाग ऐदलहनी व 1/3 भाग दलहनी, ठीक है, 2/3 भाग 2, अरे 3 में से 2 भाग यहां पर गए तो 1 ही बचेगा उस तरफ है, ठीक है, दलहनी भाई 2/3 भाग तो ऐ दलहनी और 1/3 भाग हमें दलहनी चारा देना चाहिए भाई, ठीक है, चारा देना चाहिए। ओके क्लियर है, हाँ जी क्लियर है, इसके अंदर कोई भी 2 या 3 राय नहीं है, हर एक साथी क्लियर है। चलो भाई आगे, सर आप टेस्ट काफी हार्ड बनाते हो पूनम, तो इजी चाहिए क्या तुमको, बोलो, इजी चाहिए क्या टेस्ट, तो टेस्ट तो यार वही अच्छा होता ना जो कि हार्ड हो, ये टुच्चे टुच्चे लेवल के मैं तुमको क्वेश्चन दे दूं जिसके अंदर तुम्हारे नंबर 100 में से 100/100 आ जाए, फिर तुम राजी हो फिर ओ हो हमारे तो पूरे आ गए, तो उस टेस्ट का फायदा क्या है, टेस्ट तो वही अच्छा होता है ना जिसका लेवल थोड़ा अच्छा हो, जिसके अंदर तुम्हारी पाखड़ियां फटे, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा तीसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये है, ऐसी गाय जो कि 5 किलो तक दूध देती है, तो ऐसी दुधारू गाय को क्या है, भरपेट यानी पेट भर की क्या है उसको मिश्रित फलीदार व बेफलीदार, ठीक है, चाहे तो फली वाला चारा हो या फिर बेफली, फली का मतलब समझ गए, जैसे आप लोगों ने क्या जवार है, जवार का ऊपर जैसे जवार छोटे मक्का है, मक्का का मैं मक्की की फली लाग है, आप ही जिसकी खाया अगर हम भुट्टा करके स्वीट कॉर्न खाते हो हमें, ठीक है, वो उसका फसल लगाए तो लागे मक्की फसल है, वो मक्की तो अभी तोड़ लिया, हाँ बाकी फसल पशुआदी खुआवा, हाँ ठीक है, तो फलीदार यानी कि क्या है 5 किलो जो सी दूध देगा उसको क्या मिश्रित फलीदार व बेफलीदार हरा चारा तथा 2 किलो सूखा चारा में उसको खिलाना चाहिए। चीजें समझ में आएगी, यानी फलीदार या बेफलीदार कोई सा हो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसको हरा चारा और 2 किलो सूखा चारा हमको उसको खिलाना ही खिलाना चाहिए, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, 5 किलो दूध देने वाली
गाय को, ठीक है, जोड़ सी गाय हमें 5 किलो दूध देती है, उसकी बात होने लग रही। तो इसको क्या है, भर पेट, यानी इसको पेट भर के मिश्रित फलीदार या अफलीदार, चाहे फलीदार हो चाहे अफलीदार हो, कोई दिक्कत नहीं। अफलीदार भी बोलते, बेफलीदार भी बोल देते, उसके अंदर कोई वो टेंशन ना मानियो, ठीक है। हरा चारा तथा सूखा चारा, हरा चारा तथा 2 किलो सूखा चारा, सूखा चारा देना चाहिए। यानी इसने क्या बोला, इस चीज को ध्यान से समझना भाई। जो हरा चारा देना है ना, हरा चारा वो तो भरपेट देना है, मतलब जितना, जब तक उसका पेट ना भरे इतना उसकी दे ही जाओ। लेकिन जो सूखा चारा वो सिर्फ 2 किलो देना है। इस चीज का मैं फर्क समझ लियो, ठीक है। इसने क्या बोला है कि जोड़सी गाय हमें 5 किलो दूध देती है, तो वो गाय को हमें चाहे फलीदार हो चाहे अफलीदार हो, हरा चारा हमको उसको भरपेट देना है, पूरा पेट भर की, ठीक है। और जो सा सूखा चारा होगा, जैसे तूड़ी होगी, तूड़ी उसको सिर्फ 2 किलो देनी है। जवार होगी, मक्की होगी, वह उसको आप भरपेट दे दो, लेकिन सूखा चारा उसमें 2 किलो एडअप करना है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, घुस गई, ठीक है जी। अब लास्ट कंडीशन हमारी इसके अंदर, ऐसी गाय जो कि 5 किलो से ज्यादा दूध देती है, 5 kg प्लस दूध देने वाली जो गाय हैं, उसको भाई हरा चारा तो भरपेट देना है, ठीक है। उसको क्या है, पेट भर हरा चारा देना है, साथ में उसको 14 से 15% प्रोटीन युक्त दाना भी हमको उसको देना है, ठीक है, ताकि उसके शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी ना हो। वाली गाय को पेट भर हरा चारा प्लस 14 से 15% प्रोटीन युक्त दाना भी देना है भाई, ठीक है। ये नियम किसका होगा, ऐसी गाय जो 5 किलो से ज्यादा दूध। ये 4 नियम तुमको याद रखने भाई, और नियम नहीं, बस ये 4 ही हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला नियम, गर्भवती गाय को शरीर के बाहर का 2 से 2.5% शुष्क पदार्थ चारे या दाने के रूप में देना चाहिए। दूसरा, 15 किलो दूध जो गाय देती है उसको 2/3 भाग अदलहनी और 1/3 भाग दलहनी चारा देना चाहिए। 5 kg दूध देने वाली को भरपेट हरा चारा, ठीक है, और आपका जो सूखा चारा वो सिर्फ 2 किलो, और जो 5 किलो से ज्यादा दूध देती है उसको हरा चारा भरपेट, ठीक है, और सूखा चारा उसको देना नहीं, 14 से 15% प्रोटीन युक्त दाना देना है उसको, ठीक है। चीजें क्लियर है भाई। सर पकड़िया क्यों पढ़नी है, पकड़िया क्यों पढ़नी है सर जी? आज बैच लिया, लेट तो नहीं है, लेट के है भाई, वो तारों पर डिपेंड कर रहा है, तो हम कितनी स्पीड से पढ़ोगे, इसमें लेट तो कुछ को नहीं, ठीक है भाई। चलो आगे, इतनी चीजें क्लियर है हर एक साथी के, इतनी चीजें क्लियर हो गई हो तो आगे चलाऊं। आगे देखो भाई, ये हमारा सारा जो कंसेप्चुअल पॉइंट हो सारे पूरे हो लिए। अब क्या होता है, अब चारे को हम लोग संरक्षित भी रखते हैं। संरक्षित कैसे, जैसे देखो कई लोग हो जो गामा गामे हो तो भाई डेली उनके खुद के खेत हैं, खेत का मैं अपना फसल बोई या फिर चारा बोया, डेली काट के ले आओ और डेली उसको पशु के आगे लगा दो। लेकिन जैसे जो बड़ी बड़ी आपकी डेयरी हुए हैं या फिर गौशाला हुए हैं, उड़े डेली चारा काटने का सिस्टम नहीं होता, उड़े पूरा 1 से 30 स्टॉक तैयार किया जाता है, और वो जो स्टॉक तैयार किया जाता है उसको 2 फॉर्म में तैयार किया जाता है। एक का नाम आपके पास साइलेज, एक का नाम है हे क्या है, ये चारे का नाम है हे, सूखा चारा। साइलेज ये भी सूखा चारा है, चारे का नाम है ये। चीजें समझ में आई? यानी कि जो हमारा हरा चारा है, हरे चारे को जो हम स्टोर करके रखते हैं उसकी 2 प्रोसेस है ये, ठीक है। उसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी भाई। हरे चारे को स्टोर बोल लो या फिर संरक्षित करने की 2 विधियां हैं, 2 प्रोसेस है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इनमें जो खास चीज पूछी जाए वो मैं तरतीब बताऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। पहली विधि का नाम है हे बनाना,
हे बनाना। और सेकंड विधि का नाम है साइलेज, साइलेज बनाना। इनके अंदर मेन डिफरेंस क्या है जी, अभी करवाता हूं आओ। तो हम लोग पहली विधि के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है हे बनाना। हे कैसे बनता है भाई, जो हमारे पास हरा चारा, जो आप खेत में ज्वार काट के लिया वो अपना हरा चारा है, ठीक है जी, उसको क्या है भाई आप सनलाइट में सुखा देवा। मान लो आप अपना आंगन में गेड़ दिया हरा चारा, ठीक है, धूप में सुखाने लग रहे हैं, उसको बोलते हैं हे बनाना। चीजें समझ में आई या नहीं आई? यानी कि सूर्य के प्रकाश में सुखाए गए चारे को क्या बोलते हैं, हे बोलते हैं। लिखेंगे सभी साथी, सूर्य के प्रकाश में सुखाए गए चारे को क्या बोलते हैं, चारे को हे बोलते हैं भाई। ओके जी, ये चीज क्लियर होगी। और ये जो चारा होता है ना, जो हे वाला चारा होता है, ये हमारा बनता किस चीज से है, तो जो पतले पतले तने वाले जो मतलब हमारे पास जो चारे की फसलें होती है, पतला तना, ठीक है, जैसे मान लिया आपका मक्के का पतला पतला तना हुआ है, ठीक है, या फिर आप लोग ये बोल लो कि बोलिया अगर रुस्ती जई होया करे, जई जाड्या का मैं अगर जई गर्मिया में जवार होया करे, तो जो जई की फसल है, ठीक है, उसका भी पतला तना हो जमानु सीकड़े। जवार तो मोटी फसल का मा है, वह तो साइलेज का में आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि आपके पास जई की फसल होगी, सारी इसी के अंदर आती है। चीजें समझ में आई? यानी इसके अंदर कौन सी फसलों का यूज होता है, पतले तने वाली व अधिक पत्तियों वाले पौधे का प्रयोग होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछा जाता है, इनका डिफरेंस पूछा जाता है कि हे के अंदर किस टाइप के पौधों का यूज होता है, पतली तने वाले, साइलेज के अंदर मोटे तने वालों का यूज होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजें समझ में आई? ठीक है जी। जब हम लोग ये हे चारा बनाते हैं तो इसके लिए नमी की कितनी मात्रा की जरूरत होती है, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है। तो हे के अंदर क्या है, 12 से 14% नमी की जरूरत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर के अंदर मल्टीपल टाइम आया हुआ है, ठीक है। जब भी हम लोग हे चारा बनाते हैं इसके अंदर क्या है, 12 से 14% नमी की आवश्यकता होती है भाई, नमी की आवश्यकता होती है। कितनी? 12 से 14%। ओके जी, ये फैक्ट भी समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर एक साथी के दिमाग में घुस गई, ठीक है जी। उसके बाद जो अभी मैंने बताया, हे फसल मेनली किससे बनती है, सबसे ज्यादा जो अधिक प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, जई का, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बरसम, जई, हाँ सारी इसी के अंदर आती है भाई, बरसीन, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। देखो लिखेंगे सभी साथी, बरसीन बोल लो, वैसे जई का सर्वाधिक, जई का सर्वाधिक, जई फसल है या मतलब कि जो सोचा, जई का सर्वाधिक प्रयोग होता है, ठीक है। इसके अंदर कौन सी का, जई का हमें सबसे अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। क्या हुआ, हरियाणा जी में स्टैटिक जी क्या आएगी, क्या हरियाणा जी में स्टैटिक कैसे आती है? हाँ, बरसीन भी सर्दियों में उगाई जाती है भाई, बिल्कुल। और इसके अंदर जो फसल जैसे मान लिया अब हम पशु के लिए अपने तैयार करने लग रहे हैं, ठीक है, तो ये फसल काटने किस टाइम पर होती है? जैसे मैं अभी फसल काट के ले आया हूं और मेरे को मतलब किस अवस्था के अंदर है ये फसल काटनी चाहिए भाई। पशु मान लिया मेरा गर्भ अवस्था का मैं है, पशु मान लो मेरा फूल दिखा है, मेरा हिसाब पशु जो फूल दिखाने मतलब समझ मैं प्रेगनेंसी के लिए तैयार है, तो पशु मान लो फूल दिखा हुआ है, तो ऐसी अवस्था के अंदर क्या मेरे को ये फसल काटनी चाहिए? तो प्रश्न पूछा जाता है कि पशु की पुष्प अवस्था के अंदर ही क्या फसल को काट देना चाहिए? पशु की पुष्प अवस्था में ही इस फसल को काट देना चाहिए। फसल को काट के तैयार करने के लिए तैयार, फसल को काट दे, पूछा जाता है भाई, ये इंपॉर्टेंट, मैं तभी आपको करवाने लग रहा हूं, काट देना चाहिए, ठीक है। पशु की जो पुष्प अवस्था है, यानी जो एक तरीके से फूल दिखाने लग रहा है पशु, उससे टाइम इसको काट देना चाहिए, ठीक है जी। अब मैंने आपको क्या बताया भाई, हे को बनाने के लिए इसको सूर्य के प्रकाश में चारे को सुखाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में सुखाएंगे तो आप सभी को पता है सूर्य के प्रकाश के अंदर कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? विटामिन डी। तो यानी कि आपसे पूछा जाता है कि कौन से सूखे
चारे के अंदर हमें विटामिन डी की सर्वाधिक अधिकता मिलती है? हे के अंदर मिलती है, साइलेज के अंदर? तो हे के अंदर क्या हमें विटामिन डी की प्रचुर मात्रा देखने को मिलती है। लिखेंगे सभी साथी, हमें क्या इसके अंदर विटामिन डी की प्रचुर मात्रा देखने को मिलती है। विटामिन डी की प्रचुर मात्रा देखने को मिलती है भाई। ठीक है, विटामिन डी की हमें पूरी प्रचुर मात्रा क्या है, हे चारे के अंदर देखने को मिलती है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। और जो यो हे है, हे के अंदर भी अब जैसे दलहनी फसलों से भी हे बनाया जाता है, तो जो सबसे अच्छी जो दलहनी अच्छे से लिख देता हूं, दलहनी जो हे है वो किससे बनाई जाती है भाई? तो रिजुका से बनाई जाती है। रिजुका क्या, ये भी एक तरीके से मतलब फसल डाल के सिस्टम में समझ लो। रिजुका से क्या है, सबसे अच्छी दलहनी हे बनाई जाती है। ठीक है जी, इस रिजुका का वैज्ञानिक नाम प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था भाई। ये जो रिजुका है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या हुआ? विटामिन डी। हाँ ठीक है, तो इसका नाम क्या है? अवीना सटाइवा। अवीना सटाइवा, ये क्या, ये इसका वैज्ञानिक नाम है भाई। वैज्ञानिक नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम है? रिजुका का। याद रखना, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था इसका वैज्ञानिक नाम। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास हे से रिलेटेड जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो ये है कि हे बनाने के अंदर ज्यादा हानि होती है या साइलेज बनाने के अंदर ज्यादा हानि होती है? हानि किस चीज की जी? समय की हानि, या फिर जो फसल की जो गुणवत्ता है उसकी हानि, हर चीज की हानि। यानी हमें लॉस किस चीज में होता है? तो हे बनाने में हमें ज्यादा लॉस होता है। क्यों होता है जी? पहले फसल को काट के लाओ, उसको हफ्ते 10 दिन के लिए धूप में सुखाओ, फिर उसको कुटो उस फसल को, तब जाके हे बनती है। तो उसके अंदर हमें क्या नुकसान ज्यादा होता है। ठीक है, कोई केमिकल वगैरह कुछ डलता ही नहीं इसके अंदर। तो हे बनाने में क्या है, हे बनाने में नुकसान अधिक होता है भाई, नुकसान अधिक होता है। ठीक है जी, ये चीज भी क्लियर हुई, किसी को डाउट या दिक्कत नहीं जी? ठीक है, तो हे वाला टॉपिक हो गया तुम्हारा पूरा भाई। ठीक है, मैंने आपको बताया दो टाइप के आपके चारे संरक्षित करके रखे जाते हैं, एक हे एक साइलेज। हे हो गया तुम्हारा पूरा। अब हम लोग पढ़ेंगे साइलेज के बारे में। साइलेज भी क्या, एक तरीके से चारे को स्टोर करके रखा जाता है, उसी प्रोसेस को हम लोग साइलेज बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसे बनता है जी? रुको, साइलेज कैसे बनेगा जी? साइलेज बनेगा केमिकल प्रोसेस से। केमिकल प्रोसेस से कैसे? जो भी हमारा चारा, जो भी हम खेत में से काट के लाए हैं, उसको ऐसे वातावरण के अंदर रखा जाता जहां पर इसके अंदर कोई वायु लगे ही ना, हवा ही ना लगे। ठीक है, ऐसा मतलब कि हवा लगे लेकिन बहुत कम मात्रा के अंदर, अवायवीय मौसम बनाया जाता है। और किण्वन जो प्रोसेस है, फर्मेंटेशन प्रोसेस, जिसके अंदर इस चारे को सड़ाया जाता है, ठीक है, उस प्रोसेस के तहत ये चारा आपका तैयार किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, साइलेज। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं आई? तो लिखेंगे सभी साथी। अगली जो हमारी प्रोसेस उसका नाम है साइलेज। साइलेज कैसे तैयार होता है जी? अवायवीय किण्वन, किण्वन का मतलब फर्मेंटेशन होती है भाई। अवायवीय किण्वन प्रोसेस का मतलब फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन समझ गए होगे, चीजों को सड़ाया जाता है, आप लोगों ने साइंस के अंदर पढ़ी होगी। तो अवायवीय किण्वन प्रोसेस के द्वारा क्या, हरे चारे को लंबे समय तक संरक्षित रखना ही क्या कहलाता है? आपका साइलेज कहलाता है। दोबारा, हरे चारे को लंबे समय तक संरक्षित करके रखना क्या कहलाता है? वायवीय किण्वन द्वारा हरे चारे को लंबे समय संरक्षित रखना आपका साइलेज कहलाता है। ओके जी, हमने हे के अंदर देखा था क्या है, पतले तने वाले जो पौधे हैं उसका यूज किया जाता है। और जैसे जो मतलब
वो मतलब पतला तना हो और उसके ज्यादा पत्ती हो, उसका यूज किया जाता है हे के अंदर। साइलेज के अंदर किसका यूज किया जाता है? तो इसको बनाने के लिए पौधे का तना मोटा होना चाहिए। जैसे ज्वार की फसल होती है, मक्की का पौधा होता है, उनके तने मोटे हुए हैं, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या, पौधे का तना आपका मोटा होना चाहिए और पत्ती कम होनी चाहिए, उसके आसपास जो पत्ती नु लटके अगर पत्ती कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए फसल का तना मोटा व पत्तियां कम होनी चाहिए भाई, ठीक है। इसको बनाने के लिए क्या, फसल का जो तना है वो तो मोटा होना चाहिए और इसकी जो पत्तियां हैं पौधे की वो आपकी कम होनी चाहिए, ठीक है जी। इसके अंदर नमी की कितनी जरूरत है, मैं इसके अंदर देखा था, जैसे ये जो चारा बनाते हैं इसके अंदर हमें कितना 12 से 14% नमी की जरूरत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है। इसके अंदर कितनी भाई, 60 से 70% नमी की जरूरत होती है भाई। 60 से 70% क्या है, नमी की आवश्यकता होती है भाई, नमी की आवश्यकता होती है। किसके लिए होती है भाई, साइलेज बनाने के लिए। यही प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था भाई, हे बनाने के लिए कितने प्रतिशत नमी की जरूरत है। हम लोगों ने देख लिया, हाँ जी, हे बनाने के लिए तो 12 से 14% नमी की जरूरत है। साइलेज बनाने के लिए कितनी नमी की जरूरत है, 60 से 70%। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों कंसेप्चुअल क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है जी। साइलेज बनाने के लिए कौन से पौधा, मतलब किस पौधे का सबसे अधिक यूज होता है, तो मक्की का जो पौधा है उसको क्या मेनली साइलेज बनाने के लिए सर्वाधिक यूज किया जाता है, ठीक है। मक्की के पौधे को, मक्की हो गया, ज्वार हो गया, ठीक है, पौधे को सर्वाधिक यूज किया जाता है भाई, यूज किया जाता है। किस लिए, साइलेज बनाने में। ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई भाई, ठीक है। अब जो ये मैंने क्या बताया, इसको कैसे बनाया जाता है, सड़ा के बनाया जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस से। अब आप इस चारे को सड़ाओगे तो सड़ाओगे कहां पर, या तो आपको कोई कंटेनर चाहिए, और कंटेनर नहीं है तो देसी तरीका कैसा, जमीन के अंदर खड्डा खोद दो, खड्डे के अंदर इसको डाल के सड़ाया जाएगा। तो जिस खड्डे के अंदर इसको डाल के सड़ाया जाता है, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको साइलो बोलते हैं। साइलो, साइलेज तो प्रोसेस का नाम है, और साइलो किसको बोलेंगे, जिन खड्डों का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी, जिन गड्ढों या नालियों का प्रयोग चारे को स्टोर करने के लिए किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं भाई, उनको साइलो बोलते हैं। साइलो, साइलो, ठीक है भाई। और ये जो साइलो होते हैं तुम्हारे 3 टाइप के होते हैं भाई, ठीक है। एक तो ऐसा गड्ढा जो ऊपर हो, एक तलीमा बनाए रखा हो, मतलब 3 टाइप के होते हैं आपके। जमीन का ऊपर बना दिया आपने एक तरीके से बॉक्स कंटेनर टाइप, ठीक है, उसको साइलो बुर्ज बोलेंगे, ठीक है। लिखेंगे 3 टाइप के होते हैं। पहला हो गया साइलो बुर्ज। साइलो बुर्ज हम लोग किसको बोलेंगे, जो जमीन के ऊपर, यानी जो मैंने ऊपर जो कंटेनर बना दिया इसको सड़ाने के लिए, ठीक है, यानी कि क्या है, जो जमीन के ऊपर बनाया जाता है, जमीन के ऊपर बनाया गया स्टोर, ठीक है। इस चारे को सड़ाने के लिए जमीन के ऊपर जो स्टोर बनाया जाता है उसको क्या बोलेंगे, साइलो बुर्ज बोलेंगे। ओके जी। सेकंड होता है हमारे इसके अंदर साइलो खाई। साइलो खाई, खाई का प्रयोग कहां पर होगा, खाई जी, यानी जो खाई तो कहां पर होती है, जमीन के नीचे होती है। तो खाई कहां पर होगी, जो भूमि के नीचे जो स्टोर बनाया जाता है, जमीन के नीचे बनाया गया जो स्टोर होता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे साइलो खाई। ओके, चीजें भी समझ में आ गई। थर्ड आता साइलो गर्त। साइलो गर्त, गर्त का मतलब भी गड्ढा ही होता है।
गर्त का मतलब गड्ढा। ये क्या होता है, ये आपका मतलब कि गोल हुआ है, गर्त मतलब गोल गोल गड्ढा, ठीक है, चकोर लगा लो, गोल लगा लो। इसका साइज भी पूछा गया था 8 इंच गुणा 5 इंच गुणा 4 इंच, ठीक है, 8 बाय 5 बाय 4, एक तरीके से क्यूबॉइड का हो गया, ठीक है। 8 बाय 5 बाय जो 4 है आकार के अंदर गोल या चकोर आपका बनाया जाता है के आकार का गोल या चकोर गड्ढा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइलो गर्त बोलेंगे। ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गई, दिमाग के अंदर चीजें घुस गई, ठीक है। अब जैसे हमने पिछले के अंदर देखा था कि जो आपका हे हम लोग बनाते हैं वो पशु की किस अवस्था में बनाते हैं, जब पशु पुष्प दिखाने की अवस्था में हो, ठीक है। अब जो साइलेज बनाएंगे, साइलेज किस अवस्था के अंदर बनाएंगे, मतलब कि पशु की पुष्प अवस्था में फसल को काट देना चाहिए। तो ये हमारी किस अवस्था के अंदर फसल को काटेंगे, जब पशु पुष्प और जो दूध देने वाली अवस्था है उस अवस्था के बीच के टाइम पीरियड में हो, ठीक है। तो जिस टाइम पशु फूल दिखा हुआ है यानी प्रेगनेंसी के लिए तैयार है, और जिस टाइम पशु दूध देने वाला है उस टाइम पीरियड के जो बीच का टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के बीच में क्या फसल को काटना चाहिए, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, पुष्प दिखाने से लेकर दुग्ध काल के बीच की अवस्था में क्या है, फसल काटनी चाहिए भाई, फसल काटनी चाहिए। ओके, फूल दिखा हुआ है और दूध दे हुआ है, उस अवस्था के बीच में क्या है, फसल आपकी काटनी चाहिए। ओके जी, चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई, ठीक है जी। जो अच्छे से अच्छा साइलेज होगा ना भाई, जो अच्छे से अच्छा हमारा ये सड़ा हुआ भोजन होगा वो क्या आपको पीले रंग का दिखेगा, पीला रंग का दिखा है या फिर भूरा हरा रंग का, ठीक है, ब्राउनिश ग्रीन रंग या फिर जमा येलो रंग, ठीक है। ये भी पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर, अच्छे साइलेज का रंग कैसा होता है, अच्छे साइलेज का रंग पीला या भूरा हरा होगा, ठीक है, ब्राउनिश ग्रीन कलर या फिर येलो कलर, ऐसे कलर का क्या हमें अच्छे से अच्छी क्वालिटी का साइलेज देखने को मिलता है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। अब साइलेज हो ना, पोषकता का कंपैरिजन करते हैं, वो कौन सा ज्यादा अच्छा न्यूट्रिएंट्स देने का काम कर रहा है, साइलेज ज्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स देगा या हे ज्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स देगा, तो उसके अंदर साइलेज जीतता है भाई। तो आपसे पूछा जाता है साइलेज के अंदर क्या है, हे से अधिक पोषकता होती है। चीजें समझ में आई, ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, बस पूरा होने वाला है, हो गया, ज्यादा टेंशन ना लो। साइलेज की पोषकता, लेज की पोषकता क्या है आपकी, हे से अधिक होती है भाई, हे से ज्यादा पोषक होता है भाई साइलेज। ओके ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गई। अब एक रेशो पूछा जाता है भाई, ठीक है, साइलेज के अंदर घास और लेग्यूस, इसका अनुपात कितना देखने को मिलता है, साइलेज में घास और जो लेग्यूस है, लेग्यूस, इसका रेशो कितना देखने को मिलता है, तो 3:1 के अंदर भाई, यानी 3 किलो घास के ऊपर 1 किलो लेग्यूस हमको डालना पड़ता है, ये रेशो हमको देखने को मिलता है। और इसी के अंदर साइलेज के अंदर हमें यूरिया कितने % मिलाना चाहिए और नमक कितने % मिलाना चाहिए साइलेज के अंदर भाई। तो जो यूरिया हो गया, यूरिया का मतलब समझ गए ना, जो खाद एक तरीके से, तो यूरिया है वो 1% और 0.5% हमको नमक मिलाना चाहिए। ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, एक बार के लिए बताओ। क्या हुआ, ल्यूज कम तना मोटा, हाँ भाई। पलक सर आज मेंटरशिप नहीं डाली, मेंटरशिप नहीं डाली, एग्रीकल्चर में करवाना था सर जी ये टॉपिक, नहीं नैन्सी, पशुओं का चारा है ना ये, एग्रीकल्चर में कैसे होगा, एनिमल हस्बेंड्री में होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर में आगे करवाएंगे, उसके अंदर अलग टॉपिक है भाई। मैं चेक कर लूँगा भाई, मैंने अपने एंड से तैयार करके दे दी, शायद टाइपराइटर या तो डालनी भूल गया होगा, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तता है और डांगरा खातर भाई जो, ठीक है, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
अब आती है एक चीज जिसका नाम है AIV। HIV नहीं, AIV ये क्या चीज होती है जी? ये होती है आर्टरी। ए से क्या बन गया? आर्टरी। आई से क्या बन गया? इलमारी। अलमारी नहीं, इलमारी लिखेंगे सभी साथी। आर्टरी, आई से बन गया अलमारी, इलमारी बोल लो इसको आप, अलमारी नहीं इलमारी। ठीक है, क्या बन गई? आर्टरी, इलमारी, और हमारे पास वी से क्या बन गया? विटोनिन। ये एक प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया भी समझाता हूं। विटोनिन प्रोसेस। AIV क्या बताई मैंने? आर्टरी, इलमारी, विटोनिन प्रोसेस। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमारे पास दो एसिड लिए जाते हैं, एक का नाम है H2SO4 और एक का नाम है HCl। H2SO4 कौन सा होता है जी? सल्फ्यूरिक एसिड। और HCl कौन सा होता है जी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों को मिलाया जाता है साइलेज के अंदर भाई। ठीक है, साइलेज जब हम लोग बनाते हैं तो उसके अंदर क्या है? इन दोनों को मिलाया जाता है, को साइलेज में मिलाया जाता है। तो आपसे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था, हरियाणा पुलिस 2016 के अंदर पूछा गया था, ये प्रश्न पूछा गया था कि भाई जो साइलेज हम लोग बनाते हैं तो उसमें AIV प्रक्रिया के दौरान कौन से दो एसिड मिलाए जाते हैं? तो H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक, कई बार आपका H2SO4 ना लिखा है तो ध्यान रखना, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों एसिड इसके अंदर मिलाए जाते हैं। ओके जी, चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुसी? हाँ जी। अब कुछ साइलेज मिट्टी साइलेज भी बना देते हैं कई बार जो किसान भाई होते हैं। तो जो मिट्टी साइलेज हम लोग बनाते हैं, मिट्टी साइलेज में किस चीज की अधिकता होती है? तो इसके अंदर भाई जो हमारा लैक्टिक एसिड होता है ना, लैक्टिक एसिड, उसकी हमें इसके अंदर अधिकता देखने को मिलती है। लिखेंगे सभी साथी, मिट्टी साइलेज में क्या है? लैक्टिक एसिड की अधिकता मिलती है। ओके जी। साइलेज की पीएच कितनी होती है भाई? पीएच मान कितना होता है साइलेज का? हे का नहीं पूछा था, इसका पूछा था। ये एसिडिक होता है क्योंकि इसके अंदर आप खुद देखो ना, H2SO4 और HCl मिला दिया, दोनों के दोनों एसिड हैं, तो इसका स्वभाव कैसा? एसिड होता है। यानी कि एक जो हमारी एक अच्छी साइलेज होती है उसका पीएच कितना मिलेगा? 3.5 से 4.2 के बीच में भाई। ठीक है, 7 से नीचे वाले जो सारे एसिड ही होते हैं। ठीक है, तो इसकी साइलेज का पीएच कितना मिलेगा? 3.5 से 4.2। हालांकि आज तक पूछा नहीं है, फिर भी लिख लो, क्या पता पूछ ले। अच्छी साइलेज का पीएच, ठीक है, अच्छी साइलेज का पीएच कितना होता है? 3.5 से 4.2। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। साइलेज के अंदर जो आपका शीरा होता है वो कितना मिलाते हैं भाई? तो शीरा भाई आपका 3 से 3.5%। ठीक है, 3 से 3.5% क्या हम उसके अंदर शीरा मिलाते हैं। शीरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोलासिस। ठीक है, साइलेज के अंदर जो शीरा होता है, शीरा बोल लो, इंग्लिश में बोले तो मोलासिस, मोलासिस है। ये कितना मिलाते हैं? तो ये 3 से 3.5% भाई, इतना मिलाते। बस भाई, हो गया पूरा। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री का जो चारे वाला जो तुम्हारा टॉपिक है, ठीक है, वो हो चुका तुम्हारा पूरा भाई। ठीक है, अब इसके अंदर और कुछ नहीं बचा, इतना ही आपको याद रखना। चारे वाला मैंने आपको टॉपिक पूरा कंप्लीट करवा दिया, पशु आहार। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। और इस तक ना डीप पढ़ना है तो समझ लो यार, VLDA कर लियो। मतलब मेरा एंड तो मैंने डीप करवाया, इस फालतू डीप नहीं हो सकता, मानो यह बात है। ठीक है, सारे डाल के मैंने पशुओं के तारती आहार करवा दिए, कौन सा पशु थी, कितना आहार, कितने किलोग्राम देना चाहिए, एक बार अखा में काटो, सारी चीज याद हो जाएगी, कुछ भी मुश्किल की बात नहीं है। ठीक है, और ये सारे मना तारती गायें भैंस, अरे बैल का आहार, और ये सारा सुधा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य करवा दिए। 2 टाइप के चारे, एक हे बनाना, एक साइलेज बनाना। बस आपको ये याद रखनी है इसके अंदर नमी कितने % होती है, ये महत्वपूर्ण कंसेप्चुअल क्वेश्चन हर साल बनता है। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज रही, बिनोले देखे, बिनोले, खल बिनोले देखे होंगे। हाँ, तो जो बिनोले की जो अभी खल बना हुआ है उसका में एक जहरीला पदार्थ पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ये प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था। ठीक है, बिनोले से बनी खल में जहरीले पदार्थ का नाम क्या है? जहरीले पदार्थ का जो नाम है ये प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था। गोपी गोपी गोपी। ठीक है, गोपी से क्या बन गया? गोसीपोल।
ठीक है। गोसीपोल नाम का क्या एक जहरीला पदार्थ हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि बिनोले से जो खल बनती है उसके अंदर में, जिससे क्या है पशु का जो गोसा होता है पोल की डाल ऐड बड़ा तुम्बर सा बाहर आगे पड़ा है, ठीक है, गोबर का में, ठीक है। तो गोसीपोल, ठीक है, जो गोसीपोल लिख लो भाई, पोल, गोसीपोल है, ये क्या है आपका, इसका जहरीला पदार्थ मिलता है जो कि बिनोले से जो खल बनती है, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका पूरा आज की क्लास में, बस इतना ही। 3:58 हो चुके हैं, 4 बजे आपकी अभी ईवीएस डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास शुरू हो जाएगी, जो साथी सीईटी मेंस की ग्रुप 56 यानी कि पशुपालन और ओके बोलिया कर रही, मतलब और पोस्टर कलर वगैरह की और क्या की तैयारी करें, तो वो साथी वो क्लास देख लेना 4 बजे, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, शाम को मिलते हैं 8 बजे एसएससी जीडी की हिंदी की क्लास के अंदर, ओके भाई, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सर कितनी क्लास हो रहा है? 3-4 क्लास हो रहा है, एनिमल हस्बेंड्री पूरी हो जाएगी।